हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू और आज हम बात करेंगे डे 4। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हमने DSSB पीजीटी के लिए जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट किया और ये क्रैश कोर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो, जो क्लासेस होती है डेली, जो है इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं आपको एक दिन पहले दे देती हूँ ताकि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस आप लगा के देखिए और देन आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है आपको कितना आ रहा है। तो अगर आप नोट्स और पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सभी बच्चे। ठीक है, क्लियर है भाई? और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे डाउट्स के ऊपर। तो दो बच्चों का डाउट था, कमलप्रीत और शेवानी चौधरी। ठीक है, तो कमलप्रीत ने पूछा था कि मैम 34 क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में 34 क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने 28 और 18 को जो है डायरेक्टली ऐड कर दिया था बिना बाइनरी में जो है कन्वर्ट किए। तो कमलप्रीत जो है आप या तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जो है प्लस कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों सेम ही आएंगे। देखो भाई, आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो तो 28 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर तो 1 2 4 8 16 32 तो लेंगे नहीं क्योंकि 28 से ज्यादा है। ठीक है, तो 16 और 8 24, 24 सॉरी 1 आएगा ना, 24 और 4 28। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब 18 का 16 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1 और बाकी क्या हो जाएगा 0 0 आ जाएगा। एडिशन करना है तो देखो भाई, पॉजिटिव नंबर हमें पता चलता है एमएसबी से, तो अब एमएसबी तो हमें 0 0 लगानी पड़ेगी ना, तभी पता चले कि ये प्लस 28 है और ये आपका प्लस का 18 है। तो मैंने 0 0 यहाँ पर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर जो है आपका 0 आया, यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, 1 1 को मैं ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कैरी चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो नंबर जो आपका प्लस 28 और प्लस 18 को जो आपने ऐड किया है वो आपका किस में आया है, प्लस में आया है या नेगेटिव में आया है? प्लस में आया है। तो प्लस नंबर दिखाने के लिए हमें आगे जो है 0 0 लगानी पड़ती है। समझ में आया भाई? अब मैंने एमएसबी 0 लगा दी, इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव। अब इस नंबर को चेक कर लो कि ये जो नंबर है ये आपका क्या आया है। ठीक है, तो नंबर आया है आपका, एक सेकेंड कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखो 1 2 4 8 16 32। तो 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46, और 28 और 18 को भी हम ऐड कर रहे थे तो क्या आ रहा था 46 आ रहा था। या तो आप डायरेक्ट ऐड करके एक बार बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, या पहले बाइनरी में करके ऐड करो, देन आप काउंट करो कि क्या आ रहा है। तो यही जो है आपका आंसर आएगा। तो आंसर आया 0 1 0 1 1 0। तो एक बार कल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो कल 34 क्वेश्चन था भाई, तो एक सेकेंड भाई, ये रहा एडिशन है। टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने हमेशा कहा है, टूज कॉम्प्लीमेंट हम वहां पर करेंगे जहां पर एक नेगेटिव हो या सब्ट्रैक्शन की बात हो रहा हो, तो फिर हम जो है थोड़ा चेंज हो जाता है रूल्स। लेकिन एडिशन है तो नॉर्मल एडिशन। अब देखो मैंने नॉर्मल जो है 46 करके बाइनरी में चेंज किया था, अब बाइनरी चेंज करके हमने देखा तो भी वही आ रहा है, तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। यही हमारा नंबर आया था 0 1 0 1 1 0, यही आया था 1 2 4 8 16 32। क्लियर है भाई? कमल क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो भाई आप पूछ लेना फिर से। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। शिवानी का डाउट था भाई, सॉरी बहुत आगे चले गए ये तो हमारी आज की क्लास है ना। काफी वैसे वैसे क्वेश्चन लग रहे होंगे, बहुत इजी हैं। ठीक है, तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब देखो शिवानी का डाउट था कि मैम इन क्वेश्चन 18 यू हैव पुट 2 0 बिफोर बाइनरी 539। ठीक है, तो हमने जो है ये वाला क्वेश्चन आई थिंक डे 2 के अंदर किया था, डे 1 के अंदर किया था, आई थिंक डे 1 के अंदर किया था। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन था और इसमें मैंने जो है आपको क्या करना था, ये रहा क्वेश्चन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन थी और इसको आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना था। तो अब शिवानी बोला है कि हमने 2 0 क्यों पुट की हैं। तो बस अब यही एक जो है अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि हमने क्यों किया है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि देखो टूज कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम इसको जो है प्लस में लिखेंगे। तो प्लस में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और
512 और 1024। तो 1024 तो हो गया आपका है बड़ा इस 539 से, तो आप लोगे 512। अब 512 तो आ गया। अब जो है अब देखो 539 में से 512 माइनस करूँ तो 7 और 2 27 बच गया। ठीक है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 16 और 8 24, 24 और 3 27। तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 0 सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और बाकी सब जगह आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आ रहा था। ठीक है, यही आ रहा था भाई। अब देखो, अब इस नंबर को पॉजिटिव दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एमएसबी को 0 रखना पड़ेगा। एमएसबी को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसका जो है 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। अब मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो क्या होगा, पहले 1s करेंगे देन 2 करेंगे। ठीक है, तो 1s करो तो 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, अब इसका 1 प्लस 1 ऐड कर दो, 2's कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने प्लस 1 ऐड किया, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, बाकी सारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर मेरे पास बाइनरी में आ चुका है। अब ये नंबर बाइनरी में आ गया, मुझे इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो भाई अब यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो नंबर है मेरा 10 11 11 00 101। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में क्या करते हो, 4 4 के पेयर बनाते हो, तो 4 का पेयर ये बनाया, फिर ये वाला 4 का पेयर बनाया। ठीक है, और यहाँ पर 4 का पेयर बनाने के लिए देखो, यहाँ पर 4 का पेयर बनाने के लिए अगर ये नॉर्मल बाइनरी नंबर होता, देखो यहाँ पर 4 का पेयर बनाने के लिए हम क्या लगाते, 0 लगाते। ठीक है, लेकिन ये 2's कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर देखो एमएसबी में मैंने जो है 0 बनाया था इस नंबर को पॉजिटिव दिखाने के लिए, लेकिन वो यहाँ आकर क्या बन गया है 1। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं। देखो भाई, जब हम 4 4 के पेयर बनाते हैं, सपोज करो नॉर्मल बाइनरी नंबर है कोई नंबर लिख लेती हूँ 1 1 0 1 0। ठीक है, अब जो है मुझे इसका हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए इस बाइनरी नंबर के क्या करेंगे, 4 4 के पेयर, और इसका 4 का पेयर बनाएंगे तो उसके पीछे क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब मुझे अगर इसी का 2's कॉम्प्लीमेंट करना हो तो 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0 1 0। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका 0 1 1 1, ये हो जाएगा। और इसका प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज 1 1 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब देखो 3 बार 0 थी तो 3 बार 0 का क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए जो है यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया हमने जो है 0 क्यों लगाई है, क्योंकि भाई 4 4 की पेयरिंग को कंप्लीट करने के लिए पीछे हम उतनी ही 0 ऐड कर देते हैं शिवानी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको अच्छे से। और अमन ने बोला है कि मैम जो है आप ये रेड वाला हाईलाइट मत किया करो ताकि हम जो है क्वेश्चंस कर सके। अगर सभी बच्चे एग्री करते हैं तो बता देना, अदरवाइज आप सभी को पता है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप को आपको पहले ही जो है पीडीएफ ये पेपर जो है दे देती हूँ ताकि आप खुद से करो उस पेपर को, उसके बाद ही जो है आपको सॉल्यूशन वीडियो आती है। तो इसलिए जो है मैं पहले ही आपको रेड हेडलाइट से कर देती हूँ ताकि मुझे ये लगता है कि आप सबने जो है प्रैक्टिस कर ली है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी बच्चे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि जो है पहले खुद से पेपर को लगाएं कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता है। देन जब आप जो है सॉल्यूशन देखोगे, आंसर देखोगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ओके, ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल गया है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास जो है लंबी होने वाली है। तो ओके, हाँ, एक क्वेश्चन है भाई, जो कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको 18 क्वेश्चन एसक्यूएल का, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन जिसमें मैंने करवाया था कि क्वेश्चन था आपका फाइंड द नेम ऑफ दिस सिटीज विद टेम्परेचर एंड कंडीशन हुज कंडीशन नाइदर सनी और नॉर क्लाउडी। ठीक है, तो मैंने इसको जो है आपका डी ऑप्शन मार्क करवाया था, लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा भाई, बिटवीन नहीं आएगा। नोर की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है नॉट इन की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, नाइदर की बात हो रही है, नोर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका नॉट इन आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को सही कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। क्लियर है भाई, ये 18 क्वेश्चन सभी बच्चे क्लियर कर लें, इसका आंसर डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, ओके भाई, 41 क्वेश्चन देखो, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आज ही क्लास में बोल रहा है कि विच क्लास कैन हैव मेंबर फंक्शन विदाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोल रहा है कि कौन से जो है मेंबर फंक्शन होते हैं विदाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन। डिफॉल्ट क्लास, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास, टेम्पलेट क्लास और आपका जो है
एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो मेंबर फंक्शन विद नो इम्प्लीमेंटेशन, बिना किसी इम्प्लीमेंटेशन के क्या होती हैं, जो है मेंबर फंक्शन होती हैं, वेयर द इनहेरिटिंग सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट दोज फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि बिना इम्प्लीमेंटेशन के आपकी मेंबर फंक्शन होती हैं। ठीक है, क्लियर है। 42 क्वेश्चन देखो भाई, 42 क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस एरिया इज फ्लैश इज सिमिलर टू द क्लिपबोर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका, डैशबोर्ड, लेयर्स पैनल, लाइब्रेरी पैनल या प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। तो ये जो है आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, लाइब्रेरी पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस डील विद रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेसिफिक फ्रेम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप क्या करवा रहे हो, रोटेशन करवा रहे हो, मूवमेंट मतलब किसी ऑब्जेक्ट की आप क्या करवा रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो एक पॉइंट से अदर मतलब एक स्पेसिफिक फ्रेम तक, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका ट्विनिंग कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी, ट्विनिंग की। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखो भाई, 44 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट अलाउज यू टू इंसर्ट टेक्स्ट विद इन यूर फ्लैश स्टेज। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके वीबी स्क्रिप्ट के हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा हुआ है, ऊपर ऊपर से जो है वीबी स्क्रिप्ट के क्वेश्चन आए हैं, बट अच्छे क्वेश्चन है। इट अलाउ यू टू इंसर्ट टेक्स्ट विद इन यूर फ्लैश स्टेजेस। तो लास्ट टाइम जो है देखो टीजीटी के पेपर में तो आपका वीबी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था भाई, लेकिन हाँ पीजीटी के एग्जाम में आपके वीबी में से क्वेश्चन आए थे, डीएसएसबी की बात हो रही है, तो आपको जो है वीबी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसर्ट टेक्स्ट विद इन यूर फ्लैश स्टेज, तो कहाँ पर होता है, टेक्स्ट टूल के अंदर। ठीक है, कहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं, टेक्स्ट टूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 क्वेश्चन बोल रहा है बाय डिफॉल्ट द पैनल इज लोकेटेड बिलो द फ्लैश एनवायरनमेंट। बाय डिफॉल्ट जो है वो कहाँ पर एलोकेट करता है, लेयर्स पैनल में। कहाँ पर एलोकेट करेगा, लेयर पैनल में। ठीक है, डीएसएसबी के जो वीबी स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस की जो थोड़ी सी थ्योरी है वो मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप उसको थोड़ा सा कर सको। ठीक है, ये सारे वीबी के ही क्वेश्चन हैं। इन विजुअल बेसिक वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन करेक्टर। जो यहाँ पर विजुअल बेसिक में जब हम वेरिएबल्स करते हैं ना, तो जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, मतलब मैक्सिमम जो है इसके अंदर हम 255 करेक्टर ले सकते हैं, 0 से लेके, उससे ज़्यादा जो है हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो है इसका यही पूछा है कि कितना हम कैन नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, 255 से ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 255 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 क्वेश्चन बोल रहा है इन विजुअल बेसिक डैश इज द एक्सटेंशन टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट फाइल। विजुअल बेसिक में जो है कौन सा एक्सटेंशन है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्ट फाइल का, तो होता है .vbp। क्या होता है, .vbp। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो एक्सटेंशन, कमेंट, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वीबी का ही क्वेश्चन है कि विजुअल बेसिक द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की, उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं, अनेबल होते हैं, मल्टी लाइन होती है, पासवर्ड कैर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई एमडीआई की फुल फॉर्म पूछी है। एमडीआई स्टैंड्स फॉर दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो क्या होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 क्वेश्चन, ये भी आपका विजुअल बेसिक का ही है। डैश कंट्रोल इज विजुअल बेसिक इज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। जो रोज एंड कॉलम की दैट इज एमएस ग्रिड लाइन, एमएस लाइन ग्रिड, एमएस ग्रिड फ्लेक्स या एमएस फ्लेक्स ग्रिड। तो ये आपका होता है, कहां पर होता है, एमएस फ्लेक्स ग्रिड के अंदर। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर इज 10, इट विल बिकम 7 आफ्टर। बोल रहा है कि आपके पास जो है पर्टिकुलर टाइम में आपकी जो काउंटिंग सेमाफोर की जो वैल्यू है वो 10 है। काउंटिंग जो सेमाफोर की जो वैल्यू है वो क्या है,
10 है, ठीक है, और बोल रहा है इट बिकम 7, ये जो है 7 बन जाएगी। 7 कब बनेगी? जब मैं इसमें से -3 करूंगी। अब भाई जब मैं इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करूंगी तभी तो 7 आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है 3v ऑपरेशन, अगर मैं 3v ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो क्या इसकी वैल्यू 7 होगी? तो देखो यहाँ पर आपके जो है सेमाफोर के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक होता है आपका p ऑपरेशन और एक होता है आपका v ऑपरेशन, ठीक है। तो एक होगा p और एक होगा v। v के अंदर जो है हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, p के अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी v के अंदर हम वैल्यू को बढ़ाएंगे और p के अंदर वैल्यू को कम करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। तो p का मतलब होता है वेट और v का मतलब होता है सिग्नल, ठीक है। तो सेमाफोर के अंदर 2 आपके होते हैं, एक होता है p और एक होता है v। तो p होता है वेट, इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट करना -1, और v का मतलब होता है सिग्नल, इसका मतलब इंक्रीमेंट करना +1, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, हम जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख के करेंगे। क्या बोल रहा है, हाँ जी, देखो 3v ऑपरेशन, तो अब आपको पता चल गया v का मतलब क्या है, सिग्नल, v का मतलब क्या है, सिग्नल, और इससे हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो मैं 3 अगर प्लस करूंगी तो 10 मेरे पास था और मैंने +3 कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। लेकिन बोल रहा है मुझे तो 7 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा, तो ए तो हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। बी ऑप्शन पे आ जाओ। p ऑपरेशन होता है आपका वेट और जिसमें हम करते हैं -1, और अगर मैं 10 में से -3 कर दूं तो आपके पास वैल्यू आएगी 7। तो ऑब्वियसली मुझे 7 चाहिए था, यानी कि p तो आपका क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो सी, देखो सी में क्या हो रहा है, आप पहले 13p ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके पास वैल्यू है 10 और 13p लगाया यानी कि -13, क्योंकि p क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3, और फिर आप क्या करोगे, 10v ऑपरेशन, मतलब 10v का मतलब होता है सिग्नल, जहाँ पर आप जमा करते हो, यानी कि आपने 10 जो है वो प्लस करवा दिया, तो -3 में से 10 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, बी और सी, क्योंकि बी और सी अगर हम दोनों ही कुछ तो सॉल्व करके देख रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। 52 क्वेश्चन देखो भी, 52 क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज दैट प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट, सपोज जो आपकी जो प्रोसेस है वो ब्लॉक स्टेट में है, और वो जो है वेट कर रही है, जो सॉरी, और वो यूज कर रही है किसको, आईओ ऑपरेशन को यूज कर रही है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो कहाँ पर जाएगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्रोसेस स्टेट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस स्टेट होती है वो कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5, ठीक है। सबसे पहले होती है न्यू, फिर होती है रेडी, फिर होती है आपकी रनिंग स्टेट, रनिंग के बाद आपकी वेट या जिसको आप ब्लॉक भी कहते हो, ठीक है, और फिर होता है आपका टर्मिनेट, जब प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो रनिंग से आती है वेट में और वेट से जाती है रेडी में, और ये यहाँ पर ऐसे। अगर आपको ये डायग्राम याद है ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे वापस, तो आप जो है आराम से कर सकते हो। अब देखो वेट से क्या ये वापस रनिंग में जा रही है, मतलब ये डायग्राम देखो भाई, ये डायग्राम ही बस याद कर लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ये वेट से जो है कहाँ पे जा रही है, रेडी में जा रही है, ठीक है, लेकिन रनिंग में तो नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग से यानी कि सीपीयू के पास से बोलती है कि भाई मुझे तो कुछ सामान लेना है और मतलब मुझे आईओ ऑपरेशन यूज करने हैं, और ये आ गई यहाँ पर वेट स्टेटमेंट में, तो वापस ये रनिंग में नहीं जाएगी सीपीयू के पास, वापस से इसको लाइन में लगना पड़ेगा, देन जब इसका नंबर आएगा तो ये सीपीयू यूज कर पाएगी। अब मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सपोज करो आप जब गए हो किसी मॉल के अंदर, ठीक है, आप गए किसी मॉल के अंदर और आपको जो है अपने घर का सामान लेना है, जो नॉर्मल जो होता है ना, ये जो नॉर्मल जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आपने जो है आप गए मॉल के अंदर और आपने जो है सामान लेना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जब आपने सामान लिया तो आपकी जो बास्केट है वो फुल हो चुकी है, ठीक है, आपकी ये बास्केट जो है वो फुल हो चुकी है, और आपका जो आपने जितना सामान लेना था आपने उतना ले लिया, ठीक है। फिर आप आ गए काउंटर के पास, काउंटर के पास जैसे ही आए आपने देखा अरे यार यहाँ तो लंबी लाइन है, मतलब यहाँ पे 2-3 काउंटर हैं और सभी पे जो है कुछ लोग खड़े हैं, जैसे 4-5 बंदे यहाँ पर खड़े हैं और 4-5 बंदे यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे ही सब जगह जो है तीनों जो काउंटर है वहां पर जो है इस तरीके से बंदे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी एक के पीछे जाके खड़े हो गए जहां आपको लगा कि यहाँ पे मेरा जो थोड़ा सा जल्दी नंबर आएगा, ठीक है।
फिर जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हुए और जैसे ही सबका नंबर होके आपका नंबर आने वाला था, और अगर जो है आपके घर से फोन आ गया कि भाई ये चीज भी लेकर आना, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जब आप लाइन से जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो काउंटर वाला है वो आपके लिए वेट करता रहेगा कि नहीं भाई उसका नंबर आया था, जब तक वो नहीं आएगा मैं जो है बिल नहीं करूंगा, मतलब ऐसे तो नहीं करेगा ना। अब आपको कितनी देर लग जाएगी उसको क्या पता, तो वो क्या करेगा, जो दूसरे जो आपसे पीछे जो लोग खड़े हैं उनका बिलिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको फिर से जब आप अपना जो आपके जो 2-3 आइटम थे उनको लेकर जब वापस आओगे तो वापस जो है आपको कहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, वापस से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ प्रोसेस में होता है कि जब प्रोसेस आती है यहाँ पर रनिंग स्टेट में, तो रनिंग स्टेट में जब वो अपना काम कर रही होती है तो उनको याद आता है कि नहीं मुझे तो आईओ ऑपरेशन से भी काम था, मुझे तो वो भी यूज़ करने हैं। तो उस केस में जब यहाँ पर आएंगे तो उनको वापस से रनिंग नहीं दिया जाता, उनको वापस से जो है रेडी में भेजा जाएगा, जैसे आप यहाँ वापस से लाइन में खड़े हो। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है जो कि यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे बैठेगा, मतलब बिल्कुल। और आपको जो है बस एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप जो है इस जो प्रोसेस स्टेट का डायग्राम है उसको भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब हम 2-3 चीज़ें और कर लेते हैं, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो ये समझ में आ गया वेट और ब्लॉक वाला। एक क्वेश्चन आता है कि आपकी जो प्रोसेस है प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी होती हैं, तो जो आपकी न्यू और टर्मिनेट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, बाकी रेडी, रनिंग और वेट जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में होती हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। कितनी स्टेट होती है? 5 स्टेट होती हैं। अगर प्रोसेस वेट में पहुंच जाए तो वापस रेडी में जाएगी। अब देखो रनिंग से प्रोसेस किन केस में रेडी में जाएगी। देखो रेडी से रनिंग में जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रनिंग से रेडी में क्यों आ रही है प्रोसेस? सबसे पहला है जब टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए। क्वेश्चन आता है जब आपकी प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है तो प्रोसेस कौन सी स्टेट में जाएगी? वेट में जाएगी, रेडी में जाएगी, टर्मिनेट में जाएगी या न्यू में जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग देखा है ना, जहां पर टाइम क्वांटम दिया जाता है कि प्रोसेस का टाइम जो स्लाइस है वो एक्सपायर हो गया है, तो प्रोसेस वापस जाएगी कहां पर भाई? रेडी में, ठीक है। और वेट करेगी जब तक दूसरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में जब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए, जब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है उस केस में भी जो प्रोसेस रनिंग में गई हुई है उसको वापस कहाँ भेज दिया जाता है? रेडी में भेज दिया जाता है। समझ में आया भाई? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा रेडी स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 क्वेश्चन। Which of the following function of VB script convert a given number of any variant subtype to integer? क्या बोल रहा है? देखो कल भी मैंने आपको डे 3 के अंदर भी बताया था और काफ़ी सारे मैंने फंक्शंस करवाए थे आपको VB स्क्रिप्ट के, और जिसमें जो है कन्वर्ट बोल रहा है सब टाइप टू इंटीजर में। इंटीजर में हम क्या लेंगे? इंट लेंगे। मैंने आपको बताया था इंट। अगर यहाँ इंटीजर ना होगी, अगर डबल होता तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होता? ए होता। ये आपका क्या है? लॉन्ग के लिए है, और ये आपका क्या है? सिंगल के लिए है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग में करना है तो आप सी लाइन करोगे, डबल में करना है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंटीजर बोल रहा है तो आपका क्या आ जाएगा? सी इंट यानी कि इंटीजर, ठीक है। क्लियर है भाई? एक बार फिर से कल वाले देख लेते हैं सारे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ट्रिम द स्पेस ऑन द राइट ऑफ अ स्ट्रिंग? किस तरीके से जो है आप ट्रिम करते हो स्पेस द राइट? तो अगर राइट बोल रहा है तो आप आर ट्रिम का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट बोलेगा तो आप किसका यूज करोगे? एल ट्रिम का यूज करोगे। और बोले कि बोथ साइड यानी कि लेफ्ट भी हो राइट भी हो तो आप किसका यूज करोगे? ट्रिम का, ठीक है। ये फंक्शन हमने कल देखे थे, एक बार मैं फिर से आपको याद दिलवा दूं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके ये फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन फंक्शंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। कल की क्लास में हमने किए थे, ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हमने किए थे, ठीक है। ये देखो भाई, ये सारे आपके वीबी स्क्रिप्ट के फंक्शन हैं जो कि हमने कल किए थे। तो अब फटाफट एक बार नजर मार लो ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है, याद हो जाएंगे बिल्कुल। तो वीबी स्क्रिप्ट में सबसे पहले डेट और टाइम का, ये जो डेट है, डेट ऐड करवाना, पार्ट करवाना, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन फंक्शन। कन्वर्जन में आप किस में कन्वर्ट करवा रहे हो? ASC जो है वो आपका NC कोड हो जाएगा, बुल से आपका बुलियन हो जाएगा, बाइट से आपका बाइट हो जाएगा, करेंसी से CUR से जो है आपका
एक्सप्रेशन ऑफ सेपरेट करेंसी हो जाएगा, ठीक है। डेट से जो है आपकी डेट हो जाएगी, डीबीआई से आपका डबल हो जाएगा, कैर से आपका कैरेक्टर, इंट से आपका जो है इंटीजर टाइप हो जाएगा जो कि हमने देखा, लॉन्ग से आपका लॉन्ग, एसएनजी से आपकी सिंगल हो जाएगी जो कि अभी मैंने बताया, एसटीआर से स्ट्रिंग, हेक्स से आपकी हेक्साडेसिमल, ऑक्ट से आपकी ऑक्टल, ठीक है। तो ये पीछे वाले से ही आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी। उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन देखो, फॉर्मेट करेंसी, ठीक है, फॉर्मेट डेट एंड टाइम, फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट परसेंटेज। मैथ फंक्शन में एबीएस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, एटीएन जो है आर्किटेंजेंट के लिए, कोस एक्सप, ठीक है, पावर के लिए, हेक्स जो है हेक्साडेसिमल के लिए, इंटीजर के लिए, ये सारे हो गए। उसके बाद एरे फंक्शन में एरे, फिल्टर, इज एरे, जॉइन, एल बाउंड, स्प्लिट, यू बाउंड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन में इन स्ट्रिंग, ठीक है, इन स्ट्रिंग रिवर्स करवा देंगे, यहाँ पर जो है आपका लोअर केस आ जाएगा, लेफ्ट में जो है आपके करेक्टर जो है लेफ्ट साइड आ जाएंगे, लाइन में आपकी जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी, एल ट्रिम में जो आप लेफ्ट साइड के जो हैं उसमें आप जो लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव करवा दोगे, आर ट्रिम में आप राइट साइड के जो स्पेस हैं उसको रिमूव करवा दोगे, ट्रिम के अंदर आप दोनों साइड यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों की साइड के ट्रिम करवा दोगे, और यही आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन था, ठीक है। और रिप्लेस आपने देखा ही था, एक स्ट्रिंग को दूसरे, अगर मुझे दूसरी स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई, तो ये फंक्शन अच्छे से कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। अब हम कौन से क्वेश्चन में थे, हाँ जी हम यहाँ पर थे, थोड़ा सा ऊपर है ना, आई थिंक 50, हाँ जी ये हो गया, 54 हो गया। 55 क्वेश्चन देखो, इंक्रीज द सेल पैडिंग मीन्स, सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है। तो आपकी दो चीजें आती हैं HTML के अंदर, एक आता है आपका सेल पैडिंग और एक होता है आपका सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कौन सा सेल पैडिंग है, कौन सा सेल स्पेसिंग है, ठीक है। तो देखो ये आपने एक टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने जो है यहाँ पर 12 नंबर लिखा, तो देखो ये जो बाउंड्री, ये जो कंटेंट है और इसके बीच का जो डिफरेंस है ये आपका होता है सेल पैडिंग, ठीक है। और इन दो टेक्स्ट के बीच में, जैसे यहाँ पर 12 या 13, इन दो टेक्स्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, सेल स्पेसिंग। तो स्पेस बिटवीन सेल एंड द कंटेंट, मतलब सेल और कंटेंट, ये जो सेल है और इस कंटेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सेल पैडिंग होगा, और दो सेल के बीच का, मतलब दो सेल के बीच का जो स्पेस होगा वो आपका सेल स्पेसिंग होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मीन्स, अगर आप सेल पैडिंग को इंक्रीज कर रहे हो उसका क्या मतलब है, तो आप डिस्टेंस को, मतलब इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ योर साइट, सॉफ्टनेस का तो कोई मतलब ही नहीं, अभी हमने देखा। इंक्रीज द स्पेस बिटवीन सेल, तो अगर हम इंक्रीज द स्पेस बिटवीन सेल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में होना चाहिए था सेल स्पेसिंग, क्या होना चाहिए था, सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो हम इंक्रीज करते हैं स्पेस बिटवीन सेल, लेकिन बोल रहा है पैडिंग, तो इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेल और कंटेंट, सेल और कंटेंट का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। और यहाँ से और समझ लो, देखो ये 22 है, तो 22 और इसके बीच में 22 इधर से और इधर से और इधर से, ये जो 4 एरो है वो किसको इंडिकेट कर रही है, सेल पैडिंग को। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये जो सेल के बीच का है, ये देखो ये जो गैप है, यहाँ पर ये जो गैप है, ये जो गैप है और ये जो गैप है, ये क्या है आपका सेल स्पेसिंग। समझ में आया भाई, ठीक है। बस इसको ऐसे ही याद रख लेना, डायग्राम अपने माइंड में बिठा लेना, डायग्राम बस याद रखोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो the tag which is used to establish the absolute base of for relative URL use the document hypertext link। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमने HTML का क्वेश्चन किया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका किसका है, HTML का। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टैग है जो एस्टेब्लिश करता है एब्सोल्यूट बेस और रिलेटिव URL को, तो वो आपका करता है बेस टैग। कौन सा करता है, बेस टैग। तो बेस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, देखो द बेस टैग स्पेसिफाई द बेस URL, ठीक है, URL को, और टारगेट ऑल रिलेटिव URL, जितने भी जो है उसके रिलेटेड URL हैं। द बेस टैग मस्ट आइदर एन href यानी कि हाइपरलिंक एंड टारगेट एट्रीब्यूट प्रेजेंट और बोथ। देयर कैन ओनली बी वन सिंगल बेस एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, इट मस्ट बी इनसाइड द हेड एलिमेंट। ये जो है वो कहाँ पर इंसर्ट करते हैं हम, हेड एलिमेंट के अंदर। आपने देखा है ना कि आपका जो HTML है, सबसे पहले HTML से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा टैग आता है, भी हेड टैग आता है, ठीक है। तो यही होता है, फिर हेड के बाद आपका टाइटल, बॉडी, ये सब आते हैं। तो
बोल रहा है कि बेस टैग जो है वो कहाँ पर रेफर करेगा, तो बेस टैग जो है वो आपका हेड में होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो हेड, फिर आपने बेस किया, फिर बेस में आपका जो HREF है, जो भी आप लिंक दे रहे हो वो, ठीक है, फिर आपका जो है टारगेट ये। तो आपका जो है बेस टैग को हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, हेड टैग के अंदर। तो क्वेश्चन यही आया है सबसे पहले कि जो एब्सोल्यूट बेस है, URL है, वो किस में होता है, हाइपरलिंक कहाँ पर हम करते हैं, बेस में। क्योंकि बॉडी टैग में तो हम जो है बॉडी से रिलेटेड टाइटल, आपका जो टाइटल लिखने के लिए होता है, BR जो है ब्रेक लाइन के लिए होता है कि अगर मुझे लाइन के अंदर ब्रेक चाहिए, ठीक है, तो ब्रेक लाइन के लिए हम यूज करते हैं BR टैग का। बेस टैग हम यूज करते हैं URL, हाइपरलिंक, इन सब चीज को डिफाइन करने के लिए। और कहाँ पर जो है इसको डिजाइन किया जाता है, हेड टैग के अंदर। कहाँ पर हम डिजाइन करते हैं, हेड टैग में, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखो भाई, 58 क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिस्टम हैज 3 प्रोसेस। सिस्टम के अंदर आपकी 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। 58 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, 3 प्रोसेस है, ठीक है। देखो 3 प्रोसेस हैं जो शेयर कर रही हैं 4 रिसोर्सेज को, ठीक है। तो P1, P2, P3, ये आपके पास 3 प्रोसेस हो गई, ठीक है। और हर एक को जो मैक्सिमम नीड है वो कितनी है, मैक्सिमम नीड की बात करें तो P1 को चाहिए 2, P2 को भी चाहिए 2 और P3 को भी चाहिए 2, ठीक है। और मेरे पास टोटल रिसोर्सेज है कितने हैं, 4। तो बोल रहा है कि क्या इस केस में डेडलॉक होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी सारे पूछे जाते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं यहाँ पर 3 दे रखी हैं, तो और जितने रिसोर्सेज हैं उसका जो है एक एक कम कर दो। सपोज यहाँ पर 2-2 की रिक्वायरमेंट है तो सबको क्या कर दो, एक एक अलोकेट कर दो। तीनों प्रोसेस को 2-2 चाहिए तो आप क्या कर दोगे, एक एक दे दोगे और क्या करोगे, +1 करवा दोगे, ठीक है। तो क्या होगा जब आप इस तरीके से करोगे, तो अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो P1, P2 और P3, मैंने P1 को दिया 1 रिसोर्स, मैंने P2 को दिया 1 और P3 को दिया 1-1, ठीक है। अब देखो अगर मैं P1, P2 या P3 को, मेरे पास टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, 4, और अभी भी मेरे पास 1 रिसोर्सेज बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर P1 को 1 और रिसोर्सेज दे दूं तो क्या ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसको अपना काम खत्म करने के लिए 2 ही रिसोर्सेज चाहिए। तो ये एग्जीक्यूट हुआ और इसने 2 रिसोर्सेज को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, 2, ठीक है। दोनों में से मैं एक एक दोनों को दे सकता हूँ, या पहले मैं P2 को दे दूँ फिर मैं P3 को दे दूँ। तो या तो दोनों को एक एक दे दो तो फिर P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, P3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि P2 को भी एग्जीक्यूट होने के लिए 2 ही रिसोर्सेज चाहिए और P3 को भी एग्जीक्यूट होने के लिए 2 ही रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, क्या यहाँ पर आपको डेडलॉक दिखा, कहीं पर आराम से, कहीं पर भी नहीं दिखा, आराम से जो है हमने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा लिया। तो इस केस में आपका जो है डेडलॉक नहीं होगा। तो डेडलॉक कैन नेवर अकर, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज आपके पास 4 प्रोसेस हैं, ठीक है, और आपके पास 8 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और हर एक प्रोसेस को जो है 3-3 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। 4-4 रिसोर्सेज, मतलब 4 प्रोसेस हैं और 4 ही रिसोर्स चाहिए, ठीक है। मतलब P1 को भी जो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है, P1 को भी कंप्लीट करने के लिए 4, P2 को भी क्या चाहिए 4, P3 को भी क्या चाहिए 4 और P4 को भी क्या चाहिए 4, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, वही अपना मेथड लगाएंगे, सबको जो है मिनिमम दे देंगे। कितने, इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3 दे दो। मैंने P1 को 3 दिया, P2 को 3 दिया, P3 को 3 दिया, P4 को 3 दिया। अब देखो 3 दे ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पास 8 ही रिसोर्सेज थे, और क्या हुआ, 8 रिसोर्सेज थे और मेरे पास यहाँ पर इसको मैं 2 ही दे पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका जो डेडलॉक है वो तो होगा ही होगा, मतलब इस केस में आपका डेडलॉक नहीं बच सकता। लेकिन अगर यहाँ पर 8 की जगह 10 रिसोर्सेज होते तो मैं क्या करती, सबको 3-3 दे देती, तीनों प्रोसेस को मैं 3-3 दे देती, फिर मैं P1 को एक और देके P1 को एग्जीक्यूट करवा देती, फिर मेरे पास 4 रिसोर्सेज आ जाते, फिर मैं P2 को, फिर P3 को, P4 को देके जो है इस तरीके से सबको एग्जीक्यूट करवा देती, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि जितनी आपके पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसमें से एक एक माइनस कर दो सभी में से, और एक एक माइनस करने के बाद सब में एक प्लस कर दो। अगर उतने आपके पास रिसोर्सेज हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक फ्री है, अगर नहीं है तो आपका सिस्टम में डेडलॉक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 क्वेश्चन, सॉरी 59 क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू स्टारवेशन इज, स्टारवेशन क्या होता है? कल भी हमने एजिंग किया था और मैंने आपको बताया था स्टारवेशन में जो प्रोसेस होती है वो वेट करती रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टारवेशन जो होती है एक प्रॉब्लम है दैट अकर्स विद हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, जो कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की वजह से अक्कर हो जाती है, ठीक है। एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस गेट ब्लॉक्ड, क्या होता है कि बड़ी बड़ी प्रोसेस आती रहती हैं और जो छोटी छोटी प्रोसेस जैसे एक एक दो दो नंबर वाली वो बेचारी क्या रहती है, वो वेट करते करते इनफाइनाइट टाइम ब्रेक जो है वेट करते करते ब्लॉक स्टेट में चली जाती है, ठीक है। इट हैवीली लोडेड कंप्यूटर सिस्टम, a steady stream of high priority process can prevent a low priority process from even getting the CPU, ठीक है। तो अब देखो स्टारवेशन और डेडलॉक में डिफरेंस देखो कि डेडलॉक और स्टारवेशन में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको स्टारवेशन अच्छे से समझ में आ सके कि स्टारवेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो डेडलॉक में क्या होता है, ऑल प्रोसेस कीप वेटिंग फॉर ईच अदर, हर एक प्रोसेस जो है वो वेट करती रहेगी, अदर टू कंप्लीट नन गेट एग्जीक्यूट, मतलब एक अगर एग्जीक्यूट मतलब सारी जो है वो वेट करती रहेंगी, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी और जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगी। रिसोर्सेज आर ब्लॉक्ड बाय द प्रोसेस, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस के थ्रू ब्लॉक कर दिए जाते हैं, क्योंकि किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, कोई रिसोर्सेज को छोड़ना नहीं चाहता, किसी का काम पूरा हुआ नहीं है, तो वो आपका डेडलॉक में होता है। और स्टारवेशन में क्या होगा, रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली यूटिलाइज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी ने रिसोर्सेज को ही ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली उन पर काम हो रहा है, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो उनको यूज कर रही है, ठीक है, और लो प्रायोरिटी प्रोसेस का नंबर नहीं आ रहा है। अब देखो रिसोर्सेज, हाँ ये हो गया। फिर नेसेसरी कंडीशन, इसमें जो नेसेसरी कंडीशन होती है मैंने आपको बताया था 4 नेसेसरी कंडीशन होती है डेडलॉक में। आपका होल्ड एंड वेट होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, नो प्रीएम्पशन होना चाहिए, सर्कुलर वेट। अगर चारों की चारों कंडीशन होल्ड कर रही है इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक में है। और यहाँ पर प्रायोरिटी आर असाइन टू द प्रोसेस, यहाँ पर प्रायोरिटी जो असाइन कर दी जाती है प्रोसेस से, उससे पता चलता है कि आपकी प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में चली गई है। इसको आप सर्कुलर वेट भी कहते हैं। डेडलॉक का जो दूसरा नाम है सर्कुलर वेट है, और जो आपका स्टारवेशन है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, लाइव लॉक है, ठीक है। तो स्टारवेशन को आप लाइव लॉक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए लाइव लॉक तो कंफ्यूज मत होना, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि लाइव लॉक का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। लाइव लॉक का सॉल्यूशन भी एजिंग ही होगा, जैसे स्टारवेशन का सॉल्यूशन जो है वो एजिंग है। यहाँ पर हम प्रिवेंट करते हैं अवॉइडिंग नेसेसरी कंडीशन, जो भी डेडलॉक में जो नेसेसरी लाइक अवॉइडनेस है, डेडलॉक प्रिवेंशन है, फिर बैंकर्स एल्गोरिथम जो हम उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो आपका ये जो 4 नेसेसरी कंडीशन होती है वो, ठीक है। और जो आपका स्टारवेशन है उसको हम प्रिवेंट करते हैं एजिंग के थ्रू, ठीक है। अब एजिंग के थ्रू हम किस तरीके से करेंगे वो भी देख लो। देखो एजिंग जो होती है एक टेक्निक होती है जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज करती रहती है। कैसे, अब देखो सपोज आपके पास प्रोसेस है 1 to 10, ठीक है, और इनकी जो इसकी जो है वो हाई प्रायोरिटी है और इसकी जो है वो लो प्रायोरिटी है। तो ये क्या करेगी, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर देगी, 1 की जगह 2 कर देगी, फिर 3 कर देगी, फिर 4 कर देगी। इससे क्या होगा, जो 10 प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उनका भी तो नंबर आएगा भाई, बेचारे उनको भी तो एग्जीक्यूट होने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझो अच्छे से, दैट वेट द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जाम्पल इफ प्रायोरिटी रेंज फ्रॉम 127 लो टू हाई, मतलब 127 की जो प्रायोरिटी है वो लो है और 0 की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, ठीक है। अब क्या रहा है, वी कुड इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ अ वेटिंग प्रोसेस बाय 1। हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस वेट जो 1 वाली जो प्रोसेस वेट कर रही है उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में हम प्रोसेस की जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 के बाद हमने 1 कर दिया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हर 15 मिनट में चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो बेचारी 127 नंबर पे पड़ी है, 126 नंबर पे जो प्रोसेस पड़ी है उनका नंबर भी आएगा। इवेंचुअली इवन प्रोसेस विद एन इनिशियल प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी 127 है, वो टेक नो मोर देन 32 आवर, मतलब 32 घंटे में जो है वो प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। किसकी हेल्प से, एजिंग की हेल्प से। 127 प्रोसेस टू एज टू प्रायोरिटी 0 प्रोसेस, ठीक है।
समझ में आया भी किस तरीके से हम एजिंग का जो है यूज करते हैं स्टारवेशन के अंदर। अब देखो ये आपकी प्रायोरिटी है 107, यहाँ पे ये टाइम है, तो टाइम टू टाइम जो है हर 15 मिनट में हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ रोल बैक मस्ट बी इंक्लूडेड द कॉस्ट फैक्टर, तो यहाँ पर आपका ए आंसर आ जाएगा। 60 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कंपैक्शन, कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन एक टेक्निक होती है, कल भी मैंने आपको बताया था जब हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था ना हमने कल तो फ्रेगमेंटेशन हमने देखा था, फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके से ये आपकी प्रोसेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ प्रोसेस है इस तरीके से बटी हुई है। ठीक है, और जैसे सपोज यहाँ पर जो है ये वाला मेमोरी ब्लॉक आपका खाली है, ये वाला आपका मेमोरी ब्लॉक खाली है, यहाँ से ये वाला खाली है, यहाँ से ये वाला खाली है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला खाली है। ठीक है, अब जो कंपैक्शन है वो क्या करता है, जो यूज्ड मेमोरी, जैसे ये वाली मेमोरी जब आपकी यूज्ड है, ठीक है, और ये वाली मेमोरी आपकी क्या है, फ्री है, तो क्या करेगा, फ्री मेमोरी को एक साइड कर देगा और यूज्ड मेमोरी को एक साइड कर देगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे सपोज करो ये 5 KB 10 KB 20 30 50 80, ठीक है, ऐसे ये जो है यहाँ पर लगा लो भी कुछ भी 50 50 लगा लो। ठीक है, 50 50 और 50, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर 300 KB का तो एक ब्लॉक हो गया आपका जो कि यूज्ड का है, और ये वाला आपका जो है फ्री स्पेस आ गया जो कि यहाँ पर कहीं कहीं पर छोटा छोटा, तो 5 10 15 15 और 20 35 35 और 50, यानी कि 85 और 85 और मतलब 160 के आसपास, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक साथ आपको जो एक बड़े साइज में जो है आपके पास मेमोरी अवेलेबल हो गई है। अगर कोई और प्रोसेस आएगी तो आप इजीली जो है उसको मेमोरी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइडेड, तो हम मेमोरी को किसी और प्रोसेस को नहीं दे पा रहे थे। तो कॉम्पैक्शन एक टेक्निक है जो ओवरकम करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो कॉम्पैक्शन है वो एक अच्छा मेथड नहीं है, एक बेस्ट वे नहीं है जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने का। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जब हम यूज मेमोरी को और फ्री मेमोरी को अलग अलग करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बार बार हमें यहाँ से मेमोरी उठा के दूसरी जगह डालनी पड़ती है, और उस केस में जो आपका CPU है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्या रहता है, आइडल रहता है, मतलब आइडल रहता है। और हमारा जो काम होता है, हमारा जो मेन यूटिलाइजेशन यही है कि CPU को सबसे ज़्यादा जो है बिजी रखना पूरे कंप्यूटर में, मतलब पूरे उसमें यही रहता है कि मेन हम ये रखें जो आपका CPU है वो क्या रहे, बिजी रहे। ठीक है, लेकिन कॉम्पैक्शन में जो हमारा CPU है वो बेचारा आइडल में चला जाता है, और इस वजह से ये हम बेस्ट टेक्निक नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन कॉम्पैक्शन जो होती है वो अवॉइड करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करती है। क्लियर है भाई? ठीक है, इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आप सभी को पता है कि हम KVS का पेपर कर रहे हैं, और KVS के पेपर में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं। 61 क्वेश्चन देखो, इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये नॉर्मल फॉर्म में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, बोल रहा है कि जब नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर, तो उसको क्या कहोगे? तो ये आपके नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइमरी की पे, तो वो आपका होता है सीधा सीधा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर एक आता है जब नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्शियली प्राइमरी की, मतलब पूरी तरीके से प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। क्या होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी, जो कि प्रॉब्लम आती है कहाँ पर भाई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, और ट्रांजिटिव की प्रॉब्लम आती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन आता है, और मल्टी वैल्यूड आती है आपकी कहाँ पर भाई, PCNF के अंदर। ठीक है, अब देखो, और फिर जॉइंट डिपेंडेंसी आती है आपकी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एटॉमिक वैल्यू लेते हैं। ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो रिलेशन होता है वो हम लेते हैं एटॉमिक वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो डिपेंड करता है, मतलब एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पर अगर फुली ना लिख के पार्शियल लिख दे तो आप समझ जाना कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंसी आ गई उसके अंदर, तो अब वो आपका अगर फुली डिपेंडेंट है प्राइमरी की के अंदर तो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म, एक तो वो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में होना चाहिए। सेकंड जो है एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिविटी डिपेंड ऑन द प्राइमरी की,
मतलब सारे जो नॉन एट्रीब्यूट है वो किस पे डिपेंडेंट हो, प्राइमरी की पर, ठीक है। बीसीएनएफ क्या कहता है कि बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म होता है एवरी डिटरमिनेंट इज अ कैंडिडेट की, ठीक है। अब देखो यहां से एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी देखो क्वेश्चन है आपका, x से जा रहे हैं y पर, y से जा रहे हैं z पर और z से जा रहे हैं x से जा रहे हैं z पे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले काम होता है प्राइमरी मतलब कैंडिडेट की फाइंड आउट करना। तो कैंडिडेट की क्या होगी, x से गई मैं y पे, y से गई मैं z पे और फिर मुझे x से मिला क्या z, तो x से y मिल गया और x तो है ही, ठीक है। तो x जो है वो आपका क्या है, कैंडिडेट की है। y देखो क्या y कैंडिडेट की है, y से मुझे y मिला, z मिला, क्या कुछ और मिल रहा है, मतलब मुझे x मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर z से देखो, z से तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो आपकी यहाँ पर जो प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की आपकी यहाँ पर क्या होगी, x होगी। प्राइमरी की आपकी क्या, कैंडिडेट की क्या आपकी x है, ठीक है। तो अब देखो प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है x, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है y और z, ठीक है। अब देखो y और z है तो क्या होगा, x जो y जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, प्राइमरी की पे, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ना। फिर जो आपका z है ये वाली कंडीशन तो आपकी अलग आ गई, ये आपका नॉन प्राइम है और ये भी आपका क्या है, नॉन प्राइम है, तो ये तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये देखो ये आपका क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट और ये आपका क्या है, नॉन प्राइम, ये भी आपका पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये जो है आपका क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 62 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम जो है कितने यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ गेट यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ए सी जमा में ए बी सी, ए सी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस बी और 1 में कुछ भी ऐड करें आपका क्या होता है 1। तो यहाँ से आपका सॉल्व करने के बाद आ गया है ए और सी, ठीक है, ए और सी आ गया है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया तो ए सी मिल गया। अब देखो भाई क्या मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल एंड गेट से कर सकती हूँ, ये आपका ए है ये आपका सी है, इन दोनों के ऊपर एंड गेट लगाऊंगी तो आउटपुट क्या मिलेगी, ए डॉट सी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस। तो यहाँ पर आपका कितने गेट से काम चल गया, मिनिमम कितने गेट लगे, एक, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 63 क्वेश्चन देखो भाई, multimedia project is said to be dash and user interactive when user are given navigational control। क्या बोल रहा है कि जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है वो हम जो है लीनियर नॉन लीनियर क्या होंगे, ठीक है। तो अब देखो जो आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है वो दोनों होते हैं, लीनियर भी होते हैं और नॉन लीनियर भी होते हैं, ठीक है। सेकेंड भाई, हाँ जी, द प्रोजेक्ट विच इज नॉट इंटरेक्टिव इज कंसिडर्ड एज लीनियर। जो प्रोजेक्ट जो है वो इंटरेक्टिव नहीं होते वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, लीनियर टाइप में। हाउएवर दोज प्रोजेक्ट वेयर इज यूजर आर प्रोवाइडेड विद नेविगेशनल कंट्रोल इज टेक्निकली कॉल्ड नॉन लीनियर, ठीक है। सम एग्जांपल फॉर अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नॉन लीनियर आर इंटरेक्टिव सीडी गेम्स एंड कोर्सवेयर, ठीक है। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल, नॉन लीनियर के। जो नॉन लीनियर है वो आपके नॉट इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो भाई आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एंड यूजर इंटरेक्टिव, यूजर इंटरेक्टिव, तो यूजर इंटरेक्टिव कौन होते हैं, नॉन, अगर नॉन बोलता तो वो आपके लीनियर होते, यूजर इंटरेक्टिव है तो वो नॉन लीनियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 10/5 केबलिंग इज ऑल्सो नोन एज, जो 10/5 जो केबलिंग होती है वो आपका होता है थिक इथरनेट। क्या होती है, थिक इथरनेट। जो आपका थिन इथरनेट होता है उसका जो मेन होता है वो होता है 10/2। अगर क्वेश्चन आ जाए 10/2 केबलिंग इज नोन एज थिन इथरनेट, 10/5 इज नोन एज थिक इथरनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब इन दोनों के अंदर थोड़ा सा देख लो क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो
Thick Ethernet was the first commercially available form cabling supported by element. It is technically known as 10^5. इसको हम technically क्या बोलते हैं? 10^5 कहते हैं. 10 is the maximum throughput. 10 Mbps base denoted use the baseband transmission, and 5 referred to the maximum segment length 500 meter. This type of cabling allow 100 station to be connected. It's Vampire. ठीक है. और Thin Ethernet को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेक्निकली 10^2. ठीक है. और यहाँ पर जो आप कहते हो इथरनेट स्टैंडर्ड यूज द थिनर कोएक्साइल केबल. यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? थिनर कोएक्साइल केबल का. ठीक है. जैसे यहाँ पर आपके जो है सेगमेंट लेंथ 500 है, तो यहाँ पर जो आपकी है, यहाँ पर आप 200 मीटर, यहाँ पर जो आपकी सेगमेंट लेंथ होगी वो कितनी होगी? 200 मीटर. और स्पेशली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है 185 के ऊपर. ठीक है. तो 185 भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है थिन इंटरनेट का, तो कंफ्यूज मत होना. दिस टाइप ऑफ केबलिंग इज मैक्सिमम 30 स्टेशन. तो यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम कितने स्टेशन होंगे? 30 स्टेशन जो है वो कनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पर कितने होते हैं? 100. ठीक है. और इसका जो इसके जो सेगमेंट लेंथ है वो 500 है, इसकी 185 है. ठीक है. ओके भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 65 क्वेश्चन. जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए. लेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और इसका जो 185 कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया थिन इथरनेट वाला. 65 क्वेश्चन देखो. द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड थस एनहांस इट्स स्पीड इज रेफर टू एज. इसकी जो स्पीड है वो किस में रेफर की जाएगी? ठीक है. तो CISC, SIMD, RISC या MIMD. तो ये होगा आपका RISC. ठीक है. रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट साइकिल. ठीक है. फुल फॉर्म है भी इसकी. 66 क्वेश्चन देखो. एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट इन इच सिग्नल यूनिट. ठीक है. ये क्वेश्चन आपका UGC नेट में आया है 2013 के सेकंड पेपर में. यहाँ पर बोला है कि एक एनालॉग सिग्नल है जो कैरी कर रहा है 4 बिट इन इच सिग्नल यूनिट. ठीक है. और 1000 सिग्नल यूनिट आर सेंड पर सेकेंड. ठीक है. द बोर्ड रेट एंड बिट रेट ऑफ द सिग्नल इज. जो बोर्ड रेट और बिट रेट है वो क्या होगा? ठीक है. तो सबसे पहले समझ लो, जो बोर्ड रेट होता है वो उसको आप सिग्नल रेट भी कहते हो. ठीक है. बोर्ड रेट को आप क्या कहते हो? सिग्नल रेट भी कहते हो. दोनों सेम ही है. इज इक्वल टू बिट रेट नंबर, बिट रेट. ठीक है. और नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल और बिट रेट इज इक्वल टू, जो आपका बिट रेट होगा वो क्या होगा? बोर्ड रेट इनटू नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल. तो जो आपका बिट रेट ऑफ सिग्नल, जो बिट रेट है सिग्नल का, वो क्या होगा कि कितना जो आपका बोर्ड रेट है और कितने नंबर ऑफ बिट हैं वो. तो 1000 इंटू 4, तो ये तो आ जाएगा आपका 4000. ठीक है. और यहाँ पर जो आपका बोर्ड रेट है वो आपका सिग्नल रेट होता है. तो क्या सिग्नल कितना है आपका? 1000. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000. ठीक है. 1000 बोर्ड रेट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यील्ड एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर आपको इन ऑर्डर पूछा है कि इस बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर क्या होगा. तो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर तीनों ही हम देख लेते हैं. तो देखो इन ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो. इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर में होता है आपका, पहले आपका लेफ्ट पार्ट आता है, फिर आपका रूट आता है, फिर आपका राइट वाला पार्ट आता है. ठीक है. प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री ऑर्डर में आपका पहले लेफ्ट रूट आएगा, फिर आपका लेफ्ट पार्ट आएगा, फिर आपका राइट पार्ट आएगा. ठीक है. और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट से ही समझ रहे हो, बाद में. तो रूट जो है पोस्ट ऑर्डर में बाद में आएगी, प्री में पहले आएगी, और इनके अंदर बीच में आएगी. ठीक है. तो पोस्ट ऑर्डर होगा आपका लेफ्ट, राइट, रूट. ठीक है. तो यहां पर मैं इसको लिख देती हूं अच्छे से. इनमें होता है लेफ्ट, रूट, राइट. ठीक है. प्री में होता है रूट, लेफ्ट, एक सेकेंड, लेफ्ट, राइट. पोस्ट में होता है लेफ्ट, राइट, रूट. ठीक है. क्लियर है. अब क्वेश्चन देखो भाई, हमें निकालना है इन ऑर्डर. तो इन ऑर्डर के लिए देखो, ये वाला आपका लेफ्ट सब ट्री है और ये वाला आपका राइट सब ट्री है. ठीक है. तो पहले हम कहाँ पर जाएंगे? लेफ्ट वाले में घुसेंगे. लेफ्ट वाले में चले जाओ. अब देखो लेफ्ट वाले में गए, ये आपकी रूट नोड हो गई. लेफ्ट वाले में गए तो ये भी आपकी क्या है? रूट है. अब इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या है? ए. तो ये लेफ्ट हो गया. तो पहले हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट. तो मैंने ए लिखा. फिर देखो, अब मैं रूट लिखने से पहले लेफ्ट के बाद आपकी क्या आती है? रूट आती है. रूट लिख लो. फिर आप क्या लिखोगे? राइट वाला पार्ट. तो राइट वाले पार्ट में अगेन जो है ये रूट नोड आ गई, ये लेफ्ट है और ये राइट है. तो क्या लेते हैं? लेफ्ट, रूट और राइट. तो क्या हो गया? बी
स्टार डी। ठीक है, तो लेफ्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, रूट, रूट आपका क्या है माइनस। अब हम राइट वाले पार्ट पे चलते हैं। राइट वाले में अगेन ये आपका रूट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ये आपका राइट पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट दैट इज ई, फिर आप रूट लिखोगे डिवाइड, फिर आप क्या लिखोगे एफ। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या आ जाएगा, इन ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, ये तो किस केस में है, जब आपको इन ऑर्डर निकालना हो। अगर इसी क्वेश्चन का आपको प्री ऑर्डर बोला हो तो क्या करोगे, अब देखो इसका प्री ऑर्डर निकालते हैं हम। प्री ऑर्डर देखो, प्री ऑर्डर में आपका पहले क्या आती है, रूट आती है। तो रूट क्या है, माइनस, फिर इधर क्या है, प्लस, फिर रूट के बाद आप क्या लिखते हो, लेफ्ट वाला पार्ट लिखते हो कि नहीं, फिर आप लेफ्ट वाला लिखो दैट इज ए, फिर आप राइट वाले में रूट लिखोगे दैट इज स्टार, फिर आप लिखोगे इसका लेफ्ट वाला पार्ट दैट इज बी, और फिर लिखोगे राइट वाला पार्ट। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिवाइड। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, लेफ्ट, फिर आप लिखोगे राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या लिखा आपने, पहले रूट लिया, रूट क्या है आपका माइनस, फिर आप लेफ्ट वाले पार्ट, फिर आप लेफ्ट, ये लेफ्ट वाले में घुसे तो ये अगेन आपका क्या बन गया, रूट बन गया। तो फिर आपने वापस प्लस लिखा, फिर आप लेफ्ट में लिखोगे दैट इज प्लस, सॉरी ए, फिर आप राइट वाले में आओगे, अगेन ये रूट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो फिर आप स्टार लिखोगे, फिर लेफ्ट और फिर राइट लिखोगे। ठीक है, फिर आप जो है राइट वाले में आओगे, क्योंकि आप लेफ्ट वाला आपका ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट, रूट हो चुका है। फिर आप राइट वाले में अगेन ये रूट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई, लेफ्ट जो है वो क्या आ जाएगा, ई, सॉरी डिवाइड ई और एफ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर में क्या कहता है, पोस्ट ऑर्डर आपका कहता है पहले आपका लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, फिर आपकी रूट आएंगी। ठीक है, तो देखो लेफ्ट वाले पार्ट, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, ये आपका रूट है। तो पहले हम लेफ्ट वाले सब ट्री में आ गए, लेफ्ट वाले में अगेन रूट मिली, नहीं लेंगे, फिर हम जो है इसका लेफ्ट वाला पार्ट लेंगे, लेफ्ट वाले के बाद राइट वाले में जाएंगे, अगेन ये रूट है तो हम फिर लेफ्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो क्या है ए बी, फिर हम राइट लिखेंगे डी, फिर हम रूट लिखेंगे स्टार, फिर हम रूट लिखेंगे प्लस, फिर हम जो है ये वाले रूट लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम राइट वाले पार्ट में आएंगे, राइट वाले में लिखेंगे ई एफ डिवाइड, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये जो है ये आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर। समझ में आया भाई। ठीक है, 68 क्वेश्चन देखो भाई। In context of Visual Basic, multiple controls of the same type can be grouped into array. आप क्या कर रहे हो, सेम टाइप को जो है array में ग्रुप कर रहे हो in the same manner as a collection of data items. Such a grouping is known as, इस ग्रुपिंग को क्या कहोगे, प्राइमरी एरे, इंटीजर एरे, सेकेंडरी या कंट्रोल एरे। तो इस टाइप की ग्रुपिंग को आप कंट्रोल एरे कहते हो। क्या कहते हो, कंट्रोल एरे। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखो भाई। 69 क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है आपके पास 5 आइटम है पी क्यू आर एस टी, ये मेरे पास 5 आइटम है, ये मैंने एक स्टैक बना लिया। स्टैक क्या होता है आपका, पहले थोड़ा स्टैक के बारे में समझो। स्टैक होता है आपका इस तरीके से, एक ही जो है इसमें इंसर्शन कर सकते हैं, एक ही एंड से डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन करते हैं उसको पुश कहते हैं, और डिलीशन करते हैं उसको पॉप कहते हैं। ठीक है, स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट की जो है लेता है, कि जो लास्ट में आएगा वो जो है बाद में, मतलब जो आपका लास्ट में आया है वो आपका बाद में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो पहले आया है वो आपका बाद में जाएगा, या जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया स्टैक। अब यहाँ पर देखो मैंने 5 आइटम लिए पी क्यू आर एस टी, जो कि पुश किए स्टैक के अंदर। तो मैंने ऐसे कैसे पुश कर दिए, पहले पी पुश किया, फिर क्यू किया, फिर आर किया, फिर एस किया, और फिर जो है आपका क्या किया, टी किया। ठीक है, 5 एलिमेंट पुश कर दिए। उसके बाद बोल रहा है वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम पी, मतलब पी से स्टार्ट करना है और एक दूसरे के साथ सभी को जो है पुश कर देना है। द स्टैक इज पॉप्ड 4 टाइम्स, जो स्टैक है वो 4 टाइम पॉप हुआ है। पॉप मतलब जो लास्ट में आया, लास्ट में क्या आया था, टी, तो ये पहले बाहर जाएगा, तो टी एस आर क्यू 4 बार पॉप किया, तो 4 बार पॉप में 4 एलिमेंट बाहर आ गए, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। अब एलिमेंट क्या बचा है, पी। ठीक है,
अब देखो, द स्टैक इज पॉप्ड 4 टाइम एंड ईच एलिमेंट इंसर्टेड इन क्यू, हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे क्यू में। अब थोड़ा सा क्यू के बारे में पढ़ लो कि क्यू क्या होता है। देखो क्यू जो होता है वो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन है वो दोनों डिफरेंट एंड से होते हैं। फ्रंट एंड से आपका जो डिलीशन होता है, रियर एंड से जो है हम इंसर्ट करवाते हैं। तो फीफो जो है यानी कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो मैंने क्यू बना दिया, तो ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया TSRQ, ठीक है। अब ये जैसे निकले थे वैसे ही मैंने इनको इंसर्ट करवा दिया। अब क्या बोल रहा है, देन 2 एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, 2 एलिमेंट को डिलीट कर दो क्यू में से। तो देखो पहले क्या आए थे, T और S, तो जो पहले आए थे वो पहले ही बाहर जाएंगे, तो मैंने T और S को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है पुश्ड बैक ऑन द स्टैक, जो है स्टैक में इनको वापस से पुश कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले T को पुश किया क्योंकि पहले T था, फिर हमने किसको पुश किया, S को, तो T और S को मैंने पुश किया। नाउ 1 आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, अब एक आइटम को जो है स्टैक में से पॉप कर दो, तो मैंने S को जो है पॉप कर दिया। द पॉप्ड आइटम इज, जो पॉप हुआ आइटम है वो क्या है, तो क्या होगा, S होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी भी है। देखो स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है या फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, यानी कि जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा या जो पहले आया है वो लास्ट में जाएगा, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से करते हैं। उसके बाद क्यू है, क्यू जो होता है वो भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो होता है इसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। इसमें जो इंसर्शन है वो 2 एंड से होता है, रियर एंड और फ्रंट एंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देती हूँ। 5 आइटम थे जो कि आप स्टैक में डाला, मैंने PQRST, PQRST 5 आइटम मैंने क्यू में डाले, ठीक है, इसी सीक्वेंस में डाले क्योंकि P के बाद एक दूसरे के साथ ऐसे डालना था। स्टैक इज पॉप्ड 4 आइटम, स्टैक को जो है मैंने 4 आइटम को पॉप कर दिया, यानी कि सबसे पहले आपका T बाहर आएगा, फिर S, फिर R और फिर Q। फिर इनको ऐसे कैसे जो है क्यू में डाल देंगे। क्यू में क्या होता है, जो पहले बाहर है वो पहले ही आएगा, ठीक है। फिर 2 एलिमेंट को डिलीट करना था, T और S को मैंने जो है डिलीट कर दिया। फिर मैं जो है T और S को वापस कहाँ डालूंगी, यहाँ पर, और जब S को पॉप करेंगे तो आपका एलिमेंट कौन सा होगा वो बताना है, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा भाई, S होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, S, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखो, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द 3 लेवल RDBMS आर्किटेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसेप्चुअल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका कंसेप्चुअल लेवल नहीं है, ठीक है। एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट या स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स। तो ये तो तीनों चीजें होती हैं लेकिन ये नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, D, यानी कि स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स, ठीक है। इसी के साथ आपके 70 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। 71 क्वेश्चन देखो, व्हेन ASP.NET फाइल इज प्लेस्ड ऑन द IIS सर्वर एंड व्यूड थ्रू अ ब्राउजर, द रिजल्टिंग HTML पेज कंटेन, जो HTML पेज कंटेन है वो क्या कंटेन करेगा, ऑल ASP.कोड को, ऑल मच ASP.NET कोड और ASP.NET फाइल को, या फिर ऑल HTML कोड को। तो ये सारे के सारे जो HTML पेज है वो आपके सारे के सारे HTML जो कोड है उसको कंटेन करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर टू सेंड डेटा फ्रॉम 2 और मोर सोर्सेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, 2 और मोर रिसोर्सेज हैं, यानी कि जब आप इनपुट दे रहे हो तो आपके जो है आपके जो रिसोर्सेज हैं वो दो या दो से ज्यादा हैं, 1-2 से ज्यादा हैं, ठीक है। और लेकिन जो आपको आउटपुट मिल रही है वो एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन में मिल रही है, तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर कहता है कि हम क्या करते हैं, मल्टीपल इनपुट लेगा लेकिन आउटपुट आपको एक ही देगा, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर कहता है कि एक इनपुट लूंगा लेकिन आउटपुट आपको बहुत सारी दूंगा, इसलिए जो है डीमल्टीप्लेक्सर को आप डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हो, ठीक है। इसी के साथ आपके 72 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। 73 क्वेश्चन देखो, कंडीशन दैट इज कोज्ड बाय रन टाइम एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज, बोल रहा है कंडीशन दैट इज कोज्ड बाय रन टाइम एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, एक्सेप्शन कहेंगे, ठीक है। 74 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू टू डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ ASP में जो है वो कौन सा यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। डिम, सेट, डॉलर, वायर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डिम, ठीक है। तो डिम जो है वेरिएबल हम यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखो 75 क्वेश्चन,
75 क्वेश्चन में बोल रहा है डैश इज इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपकी स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया होता है जो यूज किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग, जब आप एक्सट्रैक्ट करवाते हो, ट्रांसफॉर्म करवाते हो, लोड करवाते हो प्रोसेस को डेटा वेयर हाउस में, तो उसको आप स्टेजिंग एरिया कहोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, 76 क्वेश्चन देखो, CSS से आपका क्वेश्चन है, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बोल रहा है कि CSS व्हाट डज H1 कैन बी कॉल्ड एज। जो H1 है जो CSS में, वो उसका जो मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो पहले एक बार सिंटेक्स देख लो CSS का, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये देखो, ये आपका सिंटेक्स है और बेसिक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पर आपका H1 होता है, ये प्रॉपर ऐसे ही रहेगा। H1 है जिसको आप सेलेक्टर कहते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कलर यानी कि प्रॉपर्टी आती है, यानी कि पहले आप सेलेक्टर लिखोगे, सेलेक्टर के बाद आप करली ब्रैकेट लगाओगे, करली ब्रैकेट के बाद आप प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपकी जो है वैल्यू आएगी और फिर सेमी कॉलन से हम उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो H1 क्या है, आपका सिलेक्टर है, फिर हमारी करली ब्रैकेट है, फिर आपकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी और प्रॉपर्टी की जो है फिर कॉलन, देन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर H1 ही पूछा था कि H1 का जो मतलब है वो क्या है। तो H1 यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, सिलेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो टेबल जो है वो क्या होगी, सेलेक्टर होगी, फिर करली ब्रैकेट से स्टार्ट है, बॉर्डर यहाँ पर प्रॉपर्टी है, 1px सॉलिड होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, फिर करली ब्रैकेट से हम क्लोज, और जो हम इसको क्लोज करेंगे तो सेमी कॉलन लगाएंगे ही लगाएंगे, कंपलसरी रूट ये जो आपका ये बिल्कुल जो है फिक्स है कि ऐसा होगा। पहले जो आपका सेलेक्टर आएगा दैट इज H1 आएगा, फिर करली ब्रैकेट आएंगे, फिर आपकी जो है प्रॉपर्टी आएगी, देन कॉलन आएंगे, देन वैल्यू, और फिर सेमी कॉलन से इसको क्लोज करेंगे, और देन ये वाला आपका फिक्स है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच स्टाइल इज दिस, कि ये जो स्टाइल है ये आपका कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखो इसने एक सिंटेक्स दे दिया, बोल रहा है बॉडी, स्टाइल, बैकग्राउंड, कलर, लाइट, साइन। तो ये जो स्टाइल है वो 3 तरीके के आप स्टाइल कर सकते हो। तो होता है इनलाइन, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, और एक होता है इंटरनल। तो देखो डायग्राम से समझो, डायग्राम से अच्छे से समझ जाओगे। एक्सटर्नल स्टाइल से जब आप ऐड करते हो तो आप जो यहाँ पर देखो हेड, टाइटल, टाइटल के अंदर आपने क्या किया, लिंक करवा रहे हो। मतलब जब आप हाइपर एक्सटर्नल से मतलब जो आप किसी दूसरे पेज के साथ उसका लिंक करवा रहे हो, हाई लिंक करवा रहे हो। ठीक है, तो हाइपर लिंक आ जाएगा, स्टाइल शीट हाइपर लिंक वाला फॉर्मेट आ गया, तो ये आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। ठीक है, जो इंटरनल स्टाइल शीट होता है उसको हम करते हैं भाई आपका स्टाइल, जो आपका हेड वाला पोर्शन स्टाइल, मतलब जो स्टाइल टैग है वो आ जाएगा, फिर टाइप कौन सी है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर स्टाइल टैग को क्लोज करवा देंगे। और जब आप इनलाइन स्टाइल लिखते हो ना, तो यहाँ पर आप जो है बॉडी के अंदर लिखते हो, और बॉडी में जो है आप बॉडी के साथ क्या लेते हो, स्टाइल टैग। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट मार्जिन हो गया, ये सब हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो यही था। तो ये वाला जो है सिंटेक्स जो वो क्या हो जाएगा आपका, इनलाइन, क्या हो जाएगा, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, 78 क्वेश्चन देखो, डैश प्रॉपर्टी डिफाइन वेदर टेबल सेल बॉर्डर आर कनेक्टेड और सेपरेट। जो आपके टेबल सेल बॉर्डर्स हैं वो कनेक्ट और सेपरेट हो रही हैं, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप बॉर्डर कोलैप्स कहते हो। क्या कहोगे, बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। HTTP client request by establishing a connection to a particular port on a server। तो HTTP क्या होता है, आपका हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये एस्टेब्लिश करता है, किस तरीके का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दैट इज UDP। और UDP जो होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, लेस रिलायबल होता है। TCP प्रोटोकॉल ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो जो HTTP है वो आपका कौन सा एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन, TCP प्रोटोकॉल, मतलब TCP कनेक्शन को जो है एस्टेब्लिश करता है, यानी कि कनेक्ट जो है वो वायरलेस होता है, ये आपका वायरलेस नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो 80 क्वेश्चन, प्रीटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड इन। जो प्रीटी गुड प्राइवेसी है वो आप कहाँ पर यूज करते हो, ब्राउजर सिक्योरिटी के अंदर। PGP प्रोटोकॉल आप कहाँ पर यूज करोगे, उसके बाद है ईमेल सिक्योरिटी, FTP सिक्योरिटी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो प्रीटी गुड प्रोटोकॉल है वो हम यूज करते हैं
ईमेल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका KVS का पेपर होता है कंप्लीट और हमारा डे 4 भी होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको जो है डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 ये चारों दिन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डे 1 और डे 2 में जो है हमने DSSB का पेपर सॉल्व किया था, डे 3 डे 4 में हमने KVS का पेपर सॉल्व किया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी बच्चों को बेनिफिट हो सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, ऐसी नई अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।